गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है मिट्टी। हम यहाँ पर मिट्टियों का अध्ययन करेंगे, मिट्टी किसे कहते हैं तथा भारत में मिट्टी का वर्गीकरण। और यही टॉपिक हमने जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसके अंतर्गत हमने मिट्टियों का अध्ययन किया था। उसमें हमने मिट्टी का अर्थ और साथ साथ मिट्टियों का वर्गीकरण और मिट्टी की समस्याएं, जिसमें मिट्टी अपरदन मुख्य समस्या के रूप में हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी टॉपिक है ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें भारत के अंदर पाई जाने वाली मिट्टियों का अध्ययन करना है। तो आज हम इसी के अंतर्गत मिट्टी का अर्थ समझेंगे और साथ साथ भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण भी करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि जो मिट्टियां हैं वो भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो मूल सेलों तथा वनस्पतियों के योग से बनती है। अतः मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फर्श है। मिट्टी वह शिला पदार्थ होती है जिसमें घुलनशील खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व पौधों की वृद्धि में सहयोग प्रदान करते हैं। यह मेंटल की ऊपरी परत के ढीले पदार्थ के रूप में जानी जाती है। और बेनेट के अनुसार अगर हम मिट्टी को देखें तो बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल सेलों तथा वनस्पति के योग से बनती है। मिट्टी की यह पतली परत ही मानव मात्र में भोजन का आधार है। इसीलिए मिट्टी किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा कहलाती है। और मिट्टी के निर्माण में अगर हम देखें कि जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारे अपरदन के प्रक्रम हैं, जिसमें हमारा वायु और जल मुख्य रूप से आते हैं, तो ये क्या करते हैं, चट्टानों के ऊपरी परत को तोड़कर या अपने मार्ग में आने वाले जो अवसादी पदार्थ है, कंकड़ पत्थर है, वनस्पति अवशेष हैं, जीव अवशेष हैं, इनको बहाकर या हवा के द्वारा उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर इनको क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। और जिस क्षेत्र में ये जमा होती है वहाँ पर इनके मिट्टियों का निर्माण होता है। लेकिन इनका जो निर्माण है, जो विकसित रूप है, वो समय के साथ साथ एक लंबे अंतराल पर होता है, जिससे ये अपने वर्तमान रूप को प्राप्त करती है। इसी के साथ अपरदन के प्रक्रम के अलावा इन मिट्टियों को जो है, जो हमारे भौतिक प्रक्रिया है और जो रासायनिक प्रक्रिया है, उनके द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे चट्टान होती हैं उनमें विखंडन होता रहता है, वियोजन होता रहता है। ऐसे ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी मिट्टी जो है वो टूटती रहती है। तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहती है। भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण। अब हम भारत में पाए जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय लीदर और वोयलेकर को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय मिट्टी को 4 भागों में विभक्त किया, जिसमें नंबर 1 है हमारी जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लाल मिट्टी और नंबर 4 है लेटेराइट मिट्टी। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की, जिनमें प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टियाँ निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, 3 काली मिट्टी, नंबर 4 लेटराइट मिट्टी, नंबर 5 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 6 पर्वतीय मिट्टी, 7 पीट व दलदली मिट्टी और लास्ट है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। अब हम इनका आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है हमारी नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद प्राप्त होते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थर, वनस्पति के अवशेष, जीवों के अवशेष आदि के निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी पदार्थों से निर्मित होती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, जो भारत की कुल मिट्टी क्षेत्र के 43.4% भाग पर विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्र लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित अवसादी पदार्थों के निक्षेपण से निर्मित है। ये मिट्टी हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की होती है। मैदान के जिन क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ों के कारण मिट्टी की नई परतों का जमाव होता है, उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जो अत्यधिक उर्वरक होती है। जबकि बाढ़ से अप्रभावित एवं अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्रों की मिट्टी प्राचीन जलोढ़ कहलाती है। बाढ़ के मैदान की काप को स्थानीय रूप से खादर तथा पुरानी काप जो पर्दन से प्रभावित होती है बांगर कहलाती है। बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें खादर और जो बांगर होते हैं, जो नदियों का जब बाढ़ का जल मैदानी क्षेत्र में बहता है तो उसमें जो निचले क्षेत्र होते हैं जिनमें बाढ़ का जल बहता है, तो उन निचले क्षेत्रों में जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ के साथ आए अवसादी पदार्थ नदियों के द्वारा क्या है जमा कर दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ के द्वारा वहाँ पर अवसादी पदार्थों का जमा होता रहता है, तो वहाँ पर क्या है मिट्टी में नवीनता बनी रहती है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है उसको हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये क्षेत्र कौन सा होता है? इसमें खादर क्षेत्र। इसके अलावा जो इसके किनारों के क्षेत्र होते हैं, जो इस निचले क्षेत्र से ऊंचे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उनको हम बांगर कहते हैं। और यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जब प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव है वो प्राचीन रूप से हुआ पाया जाता है। इन मिट्टियों में पोटाश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीव अवशेष का अभाव होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः गंगा, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं कुछ अन्य भागों जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। नंबर 2 है हमारी लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है इसका रंग लाल होने का मुख्य कारण है कि इस मिट्टी में जो है लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का विस्तार
देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र पर है, जो भारत के कुल मिट्टी क्षेत्र का 18.6% है। इस प्रकार यह मिट्टी देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है। इस मिट्टी का विकास आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस तथा कुड़प्पा एवं विंध्यन बेसिनों तथा धारवाड़ शैलों की अवसादी शैलों के ऊपर हुआ है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल है। इनका गठन बालू से चीका तक प्रधानतः दोमट प्रकार का है। इस मिट्टी में कंकर, कार्बोनेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाए जाते हैं, अर्थात यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। ये अत्यधिक निक्षालित मिट्टियाँ हैं। इस प्रकार की मिट्टी में लोहे, एल्यूमीनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है, किंतु जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूँ आदि की खेती की जाती है। तो भारत में जो है दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है जिसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो हमारी लाल मिट्टी है। नंबर तीन है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी का जो सर्वाधिक उपयोग है फसलों के उत्पादन में वो कपास के लिए किया जाता है। भारत में विस्तार की दृष्टि से यह तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल मिट्टी क्षेत्र में इसका विस्तार 16.6% है तथा कुल फैलाव 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में है। काले रंग के कारण इसे काली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होने से कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ व उत्तर प्रदेश में करेल काली कपासी मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा कोई भी कंपटीशन है उसके अंतर्गत इस काली मिट्टी से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं हमारे। जैसे क्वेश्चन का जो रूप होगा उसमें कि जो हमारी कपास की मिट्टी है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी में अधिक होता है तो उसमें हमारी काली मिट्टी आएगी। या दूसरा इसको विपरीत भी बोल सकते हैं कि काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल का उत्पादन जो होता है वो कौन सा होता है तो उसमें कपास आएगा आपका। दूसरा आ जाता है इसमें कि चरणोजम जो है वो कौन सी मिट्टी को कहा जाता है तो उसमें भी आपका काली मिट्टी ही आएगा। इसी तरह से इसका जो स्थानीय नाम है रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं या काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है, अगर उसमें ऑप्शन हमारा रेगुर होगा तो इसमें रेगड़ या रेगुड़ होता है। और एक आ जाता है कि काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो वहाँ पर करेल काली कपासी मिट्टी ऑप्शन नहीं होगा, केवल करेल होगा वहाँ पर। तो जो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल कहा जाता है। ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, अतः ये जल से संतृप्त होने पर मृदु तथा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी की उपमा प्रदान की गई है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि स्वतः जोताई वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है। तो स्वतः जोताई वाली जो मिट्टी है वो हमारी काली मिट्टी होती है। और क्यों कहा जाता है इसको स्वतः जोताई वाली मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी सूखने पर इस मिट्टी में गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है,
जिससे इस मिट्टी को जो है एक जुताई के रूप में प्रकट होती है। अतः इनमें उर्वरता अधिक होती है। ये जड़दार फसलों जैसे कपास, खट्टे फल तथा चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज आदि की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। इनका विकास महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में भी इस मिट्टी का विस्तार है। नंबर 4 है इसमें हमारी लेटराइट मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। और इस मिट्टी का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो ईंटों के बनाने में किया जाता है। ये मिट्टी देश के लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, जो कुल मिट्टी भूमि का 3.7% क्षेत्र है। इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम राज्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों, सतपुड़ा, विंध्यन, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों पर इनका विस्तार है। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह भीगने पर अत्यंत मुलायम हो जाती है, किंतु पानी सूखते ही अत्यंत कठोर हो जाती है। इसका नामकरण लैटिन शब्द लेटर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। ईंट इसी मिट्टी से बनाई जाती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इन मिट्टियों में लोहे एवं एल्यूमीनियम की प्रचुरता होती है तथा इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये मिट्टी प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू आदि विविध प्रकार की बागायती खेती पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। नंबर 5 मरुस्थलीय मिट्टी। और इस मिट्टी का जो सबसे अधिक विस्तार है वो राजस्थान राज्य के अंतर्गत है। यह शुष्क क्षेत्रों में या शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वायु द्वारा निक्षेपित मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण शुष्क व अर्धशुष्क स्थितियों में होता है। ये मिट्टियाँ ब्लूई से बजरी युक्त होती हैं, जिनमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टियों में नमी धारण की क्षमता कम पाई जाती है एवं आर्द्रता भी न्यून होती है। इनमें घुलनशील लवणों तथा फास्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है। इस मिट्टी में वे फसलें होती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई द्वारा इनमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज व सरसों आदि उगाए जाते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा तथा दक्षिण पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। नंबर 6 इसमें पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। इनका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। ये नवीन एवं अविकसित मिट्टी हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। इसमें पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, परंतु जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती व आलूचा आदि फल वृक्ष उगाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की मिट्टी अम्लीय स्वभाव की होती है।
अब इसमें जो अम्लीय स्वभाव क्या है, अगर हम देखें मिट्टी जो है एक अम्लीय मिट्टी होती है, उदासीन मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। क्योंकि मिट्टी का जो है वो पीएच मान के आधार पर निर्धारण किया जाता है उसका। तो पीएच मान में जो 6 से 7.5 पीएच मान की मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और 7 पीएच मान वाली मिट्टी उदासीन मिट्टी कहलाती है। जो 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी होगी वो अम्लीय मिट्टी, और जो 7 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी होगी वो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। नंबर 7 है पीट तथा दलदली मिट्टी। पीट मिट्टी नम जलवायु में बनती है। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु राज्य के आर्द्र प्रदेशों में हुआ है। इन मिट्टियों में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इनमें पोटास तथा फास्फेट की कमी होती है। ये मिट्टी काली, भारी व अम्लीय होती है। दलदली मिट्टी तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती है, जिसके निचले क्षेत्रों में जलाक्रांति तथा अवायु दशाओं में इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब जल आक्रांति या जल आक्रांत क्या होता है कि जैसे फसलों के उत्पादन के लिए जो जल की मात्रा है यानी कम जल की मात्रा नुकसानदायक होती है, उसी तरह से अधिक जल होने पर भी फसलें जो हैं विकसित नहीं होती। तो इसमें आवश्यकता से अधिक जो जल की मात्रा होती है उसके आधार पर इसको जल आक्रांति मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। इनमें फेरस आयरन होने से प्राय इनका रंग नीला होता है। ये अम्लीय स्वभाव की मिट्टी है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इस मिट्टी में धान उगाया जाता है। विशेषकर तटीय क्षेत्रों में इस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और ये क्वेश्चन भी आता है जो मैंग्रोव वनस्पति है वो हमारी दलदली मिट्टी या ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो हमारे जवारनंद क्षेत्र है वहाँ पर ही मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और लास्ट है हमारी लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। ये मिट्टी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। कोशिका क्रिया से धरातल पर लवणों की परत सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि के सल्फेट तथा कार्बोनेट बन जाती है। ऐसी मिट्टी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई है। ये अनुर्वरक मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपान आदि स्थानीय नामों से पुकारी जाती है। इस मिट्टी का पुनरुद्धार उचित अपवाह, चूना, जिप्सम तथा पाइराइटस के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। क्षारीय मिट्टियों में नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस प्रकार की मिट्टियों में बरसीम, धान, गन्ना व अमरूद, आंवला, जामुन आदि के लवण प्रतिरोधी फसलें व फल वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण है 8 प्रकार का वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे अलग दूसरे आधारों पर भी मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो वर्गीकरण था ये हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा 1986 में किया गया, जिसमें जो हमने अध्ययन किया है ये हमारी 8 प्रमुख मिट्टियाँ हैं।
इससे अलग इन्हीं 8 प्रमुख मिट्टियों में 27 गौण प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टी की समस्याएं। भारतीय मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं हैं उसी का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। भारतीय मिट्टी की समस्याएं। मिट्टी एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि प्रधान देश के लिए इसका महत्व सर्वाधिक है। भारत में मिट्टी की निम्नलिखित समस्याएं पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारी भूमि अपरदन की समस्या, नंबर 2 जल आक्रांत की समस्या, नंबर 3 क्षारीय भूमि की समस्या, नंबर 4 बंजर भूमि की समस्या, नंबर 5 मरुभूमि विस्तार की समस्या और नंबर 6 मृदा अवक्षय की समस्या। इस प्रकार भारत की जो मिट्टी है उसमें 6 प्रमुख समस्याएं पाई जाती हैं, जिनमें से हमने जो हमारा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत टॉपिक था मिट्टियाँ, उसमें हमने भूमि अपरदन की समस्या का अध्ययन किया था। तो हम यहाँ पर केवल 2 जो मुख्य समस्याएं हैं, जल आक्रांत की समस्या और मृदा अवक्षय की समस्या, इसी का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। पहली हमारी भूमि अपरदन या क्षरण की समस्या। मिट्टी अपरदन एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मिट्टी पदार्थ जल अथवा वायु प्रक्रम के माध्यम से स्थानांतरित होती है। मिट्टी अपरदन के कारण इसकी ऊपरी सतह का आवरण हट जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। और मिट्टी अपरदन का विस्तृत अध्ययन के लिए हम जो हमारी इससे पहले आर्थिक भूगोल के अंतर्गत वीडियो डाली गई है, जिसमें मिट्टी की समस्याएं एक टॉपिक था, उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 2 जल आक्रांत की समस्या, यानी जो आक्रांत मिट्टी है उसकी समस्या। जिस प्रकार जल की कमी के कारण फसलों की वृद्धि रुक जाती है, उसी प्रकार फसल की आवश्यकता से अधिक जल भूतल या भूमिगत के जमा हो जाने से भी फसलों की वृद्धि रुक जाती है तथा फसलें सूखने लगती है। इस स्थिति में या तो फालतू पानी भूमि पर एकत्रित हो जाता है और भूमि दलदली हो जाती है, अथवा पृष्ठीय भाग पर जल धारण क्षमता के आसपास सदैव नमी बनी रहती है। इस प्रकार की मिट्टी को जल आक्रांत मिट्टी कहते हैं। जल आक्रांत मिट्टी में ऑक्सीजन के अभाव के कारण बीज का जमाव नहीं होता तथा जड़ों के समीप कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। यानी जल आक्रांत मिट्टी में जल की अधिकता के कारण भूमि जो है वो दलदली हो जाती है, जिसके कारण आसपास का जो क्षेत्र है उसमें नमी बनी रहती है तथा अधिक जल के कारण क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, जिसके कारण जो वृक्ष है, जो पौधे हैं, उनकी जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। और नंबर आगे है मृदा अवक्षय। मोटे तौर पर मिट्टी अवक्षय अथवा अवआकर्षण को मिट्टी की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मिट्टी की गहराई कम हो जाती है। भारत में मिट्टी संसाधन के क्षय का मुख्य कारक मिट्टी अवआकर्षण है। मिट्टी अवक्षय की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। इस प्रकार से हमारा जो मिट्टी की समस्या है, इसमें जो प्रमुख समस्या है उसका अध्ययन हमने यहाँ पे किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट रूप में ही आएगा। धन्यवाद।